हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा। लोकतंत्र को जब हम लोग परिभाषित करते हैं तो लोकतंत्र बताता है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसका केंद्र जनता होती है। जनता को आधार मानकर चलने वाली जो शासन प्रणाली है, आप उसको लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। इस डेमोक्रेसी की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए या डेमोक्रेसी को रिलेवेंट प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता है चुनाव। चुनाव समय समय पर करा कर हम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और इसी के साथ में ये भी देखते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं क्या इनकी नीतियां उतनी प्रभावी हैं जितने ये दावे और वादे करते हैं। और साथ में हम जनता को ये मौका भी देते हैं कि आप अपने राजनीतिक दल को परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को हम लोग इस्टेब्लिश कर पाते हैं। लेकिन बेहतर तरीके से चुनावों को संचालन के लिए इलेक्शन रिफॉर्म एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। भारत के इतिहास में हमने ढेर सारे चुनाव सुधार पड़े हैं, जिनमें आप ईवीएम के यूज से लेकर अभी रिसेंटली जो इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया, यहाँ तक के बहुत सारे मुद्दे हैं। इलेक्शन की एज को 1989 में 21 ईयर से कम करके 18 ईयर्स किया गया। फिर हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन को और इफेक्टिव और प्रभावी बनाने के लिए जो एक सदस्य था उसको 3 सदस्यीय कर दिया। हालांकि पहली बार 1989 में किया, फिर उसको 1990 में कैंसिल करके एक सदस्य किया, दोबारा फिर 1993 में 3 सदस्य कर दिया। TN शेषन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने राजनेताओं की नींद भी उड़ा दी थी। ऐसे भी हमने सुधार करने वाले लोग देखे हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को राजनीति से दूर रखने के प्रयास हैं और ढेर सारी चीजें हैं, वीवीपैट और बहुत कुछ। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव सुधार के अंतर्गत एक बड़ा कदम लिया है। ढेर सारे ऐसे दल जो अपने आप को राजनीतिक मानते थे पर उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक ना होकर कुछ और ही हुआ करती थी, उन राजनीतिक दलों को डीलिस्ट कर दिया है। मतलब वो अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अब रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। क्या किया है, कितनी पार्टियों को किया है, सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। यूपीएससी जनरल स्टडीज के पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं और अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं और न्यूज आपको बताते हैं। ये न्यूज देख लीजिए आप एक बार। EC डीलिस्ट अनदर 474 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अनदर 474 मतलब इससे पहले भी EC ने ऐसा कुछ किया है। EC का मतलब इलेक्शन कमीशन है। ये रजिस्टर्ड थी एज ए पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, ध्यान रखना। और ये फेज 2 है इलेक्टोरल सिस्टम ओवरहॉल का। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि आप हम पे वोट चोरी के आरोप लगाते रहिए, हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करते रहेंगे। अब वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, उस पर भी आपसे हम चर्चा करेंगे। बट फिलहाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है। इस स्टेप के डायमेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। इन कंपनियों को क्यों डीलिस्ट किया गया है, उसके पीछे के कुछ प्रमुख कारण बोले गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अगर हम कारणों पे चर्चा करें तो इसके कारण ये हैं। एक तो ये इनएक्टिव है, मतलब ये वो सभी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो निष्क्रिय हैं, राजनीति में किसी भी तरीके की सक्रिय भूमिका नहीं निभा रही हैं। अपने आप को राजनीतिक दल के तौर पर रजिस्टर्ड तो कर लिया है। जैसे मैं अपने आप को टीचर कहता हूं और मुझे टीचिंग ही नहीं करूं, मैं दुनिया के और ढेर सारे काम करूं, तो मैं टीचर कैसे? आप अगर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड हुए हो तो आपका काम पॉलिटिक्स में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, आप सक्रिय भागीदारी निभाइए, लेकिन ये नहीं निभा रहे हैं। ये पहला कारण इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया। दूसरा कारण इन पर जो एलिगेशन लगे हैं वो है इलीगल एक्टिविटी के। इलीगल एक्टिविटी, इनके द्वारा गैर कानूनी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि गैर कानूनी कार्य, ये बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी इनके द्वारा की जा रही हैं। चुनाव के अलावा ये और बहुत सारे काम करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। और ये सेल कंपनी बन चुकी हैं। सेल कंपनी एक ऐसी कंपनियां होती हैं जहां फर्जीवाड़ा किया जाता है और इसीलिए इनके द्वारा इलीगल फंडिंग की जाती है ड्यूरिंग द इलेक्शन। जैसे मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना बहुत आसान चीज़ है। पहले उस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे दिया, अब उस पॉलिटिकल पार्टी ने एक बड़ी पार्टी को फंडिंग कर दी, उसको सपोर्ट कर दिया। ये पूरा का पूरा मामला फेयर हो गया।
तो ये पॉलिटिकल पार्टीज करप्शन का बहुत बड़ा हब बन चुकी है और करप्शन लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा और भी ऐसी कुछ इलीगल एक्टिविटीज की जा रही थी, उन सबको ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने इनको डीलिस्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक भेदभाव के आधार पर डीलिस्ट किया है। डीलिस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि राजनीति नहीं कर रही थी। तो यहां से आपसे कोई सवाल पूछ सकता है कि बताइए कि निष्क्रिय राजनीतिक दलों को डीलिस्टेड करना क्या राजनीतिक दलों की स्वायत्ता पर हनन है या उनकी स्वायत्ता पर प्रतिबंध लगाना है? आपको बताना है। क्या ऐसे राजनीतिक दल जो निष्क्रिय हैं उनको रहने देना चाहिए और ये सारी जो एक्टिविटी हो रही है इनको होने देना चाहिए? आप अपनी राय हमको यहाँ पर जरूर बताइएगा। अब इनको जब डीलिस्ट कर दिया गया है तो इसके प्रभाव ढेर सारे पड़ेंगे। सर क्या प्रभाव पड़ेंगे? देखो, पहली चीज तो एक क्लियर मैसेज ये जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ना एक्टिव है। आप ये मत समझिए कि इलेक्शन कमीशन निष्क्रिय हो गया है, जिस पर जो आरोप लगते हैं कि भाई ये तो काम ही नहीं करता, ये तो कुछ लोगों के लिए बस काम कर रहा है। ऐसा नहीं है, एक्टिव है और इसको सेफ गार्ड के तौर पर काम कर रहा है। डेमोक्रेसी के एक सेफ गार्ड के तौर पर काम कर रहा है, सुरक्षा कवच के तौर पर हमेशा ये काम करता है। ध्यान रखना, सुरक्षा कवच के तौर पर। इससे क्या होगा सर? इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। इससे भ्रष्टाचार में कमी होगी। इससे क्या होगा सर? पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और जो विश्वास है जनता का वो विश्वास भी बढ़ेगा। और जो घोटाले हो रहे हैं चुनावों में, हम उन घोटालों पर लगाम लगा पाएंगे। तो इनको डीलिस्टेट करने के पीछे कारण क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे? एक सख्त मैसेज भी जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि आप अगर सही तरीके से काम नहीं करोगे, कोई भी इलीगल एक्टिविटी करोगे तो फिर आपको डीलिस्ट कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो इलेक्शन कमीशन एक्टिवली काम कर रहा है और ये फेज सेकंड है। इससे पहले भी हटा चुका है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को और 379 न्यू पॉलिटिकल पार्टीज को स्क्रीनिंग के तौर पर स्टार्ट किया गया है। भारत में 10,000 से अधिक राजनीतिक दल हैं। हमको कितने नाम सुनाई देते हैं? नेशनल और स्टेट के अगर मिला के भी हम लोग देखें तो मोटे मोटे तौर पर 100 राजनीतिक दल होंगे जो एक्टिव होंगे। वो 9,990 क्या कर रहे हैं? वो सब यही सारे काम कर रहे हैं, राजनीति के आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और फिर इन्हीं के कारण एलिगेशन लगते हैं, आरोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। हालांकि इलेक्शन कमीशन को अपना जस्टिफिकेशन देना चाहिए। अगर कोई आरोप लगा रहा है तो आओ प्रूफ करो भाई कि हम गलत नहीं है, या गलती मुझे कभी कभी इलेक्शन कमीशन की भी लगती है। बट ये स्टेप काफी अच्छा है चुनाव सुधार के अंतर्गत। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्शन रिफॉर्म्स हमको बता दीजिए, तो इंपॉर्टेंट इलेक्शन रिफॉर्म्स की जब भी हम लोग बात करते हैं आपको ये याद रखना है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ आया है तो पूछा जा सकता है पेपर में, महत्वपूर्ण चुनाव सुधार। इन महत्वपूर्ण चुनाव सुधार के अंतर्गत आप धीरे धीरे मतलब जितने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद आते रहे, जैसे एक मुझे सबसे बढ़िया जो सुधार लगता है वो ईवीएम लगता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हालांकि इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी, केरल जो है इस केरल के पारूर विधानसभा से। फिर 1998 में पहली बार एमपी प्लस गोवा प्लस दिल्ली, है ना, यहाँ असेंबली इलेक्शन कंडक्ट कराए गए। और 2004 में जो लोकल इलेक्शन है, इन लोकल इलेक्शन आम चुनाव ईवीएम से कराए गए। और ईवीएम ने जो बैलेट पेपर होते थे, पहले आपने देखा होगा कि मतपत्र चोरी हो जाते थे, बूथ कैप्चरिंग कर ली जाती थी, वोटों को चोरी कर लिया जाता था, इस पे बड़े स्तर पर लगाम लगा दिया। हालांकि लोग तो ईवीएम पे भी सवाल खड़े करते हैं, पर एक बात ध्यान रखिए कि पहले जिस व्यवस्था से चुनाव होते थे उस व्यवस्था से ईवीएम लाख गुना बढ़िया है। 1% अगर गलतियां होती हैं तो वो हमने मान लिया, पहले 90% के आसपास संभावना होती थी गलत होने की, अभी संभावना 1% है। तो ईवीएम एक बहुत बढ़िया रिफॉर्म मुझे लगता है चुनाव सुधार के अंतर्गत। फिर आप लोग देखेंगे कि जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 61वां जो संविधान संशोधन है 1988 का, 1988 का, इसके अंतर्गत जो वोटिंग एज है इसको 21 साल से घटाकर 18 ईयर कर दिया। कब किया? 1989 में। हालांकि ये संविधान संशोधन 1988 का है, 61वां, ध्यान रखना। और इसको किया कब गया है? 1989। और उसके बाद एक बहुत बड़ी आबादी
एक बहुत बड़े वर्ग को हमने चुनावी अधिकार दिया, जाइए अपनी सरकार को चुनिए और लोकतंत्र को और मजबूत बनाइए। इसी समय भारतीय जो चुनाव आयोग है इसमें हमको और बदलाव देखने को मिले। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये पहले सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था, और सिंगल मेंबर बॉडी कब तक हुआ? 1989 में। 1989 में इसको फर्स्ट टाइम इसको 3 मेंबर बॉडी किया 1989 में। हालांकि फिर इंटरवेंशन के बाद 1990 में इसको दोबारा सिंगल मेंबर बना दिया, और 1993 से फिर हमने इसको दोबारा 3 मेंबर बॉडी बना दिया। तो इलेक्शन कमीशन को शक्तिशाली, पावरफुल हमने बनाया, और ये उसकी शक्ति का विस्तार भी यहाँ पर कर दिया गया। टीएन शेषन एक ऐसे इलेक्शन कमिश्नर आए, उन्होंने राजनेताओं की नींद उड़ा के रख दी, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को प्रभावी बनाया, इफेक्टिव बनाया। जिसे आप लोग आचार संहिता के नाम से जानते हैं कि इस आचार संहिता ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़े स्तर पर सुधार लेकर आए हैं। ठीक है, फिर आप लोग देखते हैं कि हमने 2002 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो लोग हैं, 2002 का एससी का एक वर्डिक्ट है कि जिन पे आपराधिक केस हैं उन लोगों को राजनीति से दूर रखा जाए। ये भी क्या है सर? एक चुनाव सुधार है, चुनाव सुधार। फिर संपत्ति का ब्यौरा कि आप अपनी जानकारी दीजिए। वीवीपैट की हम लोग बात करते हैं, वीवीपैट आया, वीवीपैट की शुरुआत 2013 से हुई और धीरे धीरे ये हर जगह इसका प्रयोग होने लगा। फिर कलर्ड वोटर कार्ड आपने देखे होंगे कि जो वोटर कार्ड है, इन वोटर कार्ड को कलर्ड कर दिया। और अभी रिसेंटली एक और रिफॉर्म किया है कि जो कैंडिडेट हैं, इन कैंडिडेट की जो फोटो है, ये फोटो कलर्ड लगेंगे और बड़े साइज में लगेंगे, जिससे वोटर आसानी से पहचान पाएगा मैं किसको वोट कर रहा हूँ। तो भारत में चुनाव सुधार के अपने चरण रहे हैं 1950 से लेकर 1989 तक, 1989 के बाद फिर 2004 तक, फिर 2004 से लेकर 14, और वर्तमान में ढेर सारे इलेक्शन रिफॉर्म हमको देखने को मिले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई इलेक्शन रिफॉर्म रह गया है तो प्लीज़ आप उसको मेंशन करिएगा। भारत में चुनाव सुधार और उसकी महत्व, इस तरीके से आंसर आपको लिखने के लिए आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो बढ़िया आंसर राइटिंग हमको यहाँ पर करके आनी है। अब एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि सर हमको अगर राजनीतिक दल बनना है, मान लीजिए कि मुझे एक नेशनल पार्टी बनना है, एक स्टेट पार्टी बनना है, या एक लोकल पार्टी बनना है, तो उसके कुछ क्राइटेरिया होंगे। बिल्कुल होंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अच्छा, भारत में चुनाव का जो संचालन है इलेक्शन कमीशन करता है, इस बात को ध्यान रखना। इलेक्शन कमीशन से संबंधित प्रावधानों की जब भी आप लोग बात करोगे, जैसे अगर मैं आपको ईसीआई के बारे में बात करूं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई की जो स्थापना है ये 25 जनवरी 1950 को की गई, और इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। इसके संवैधानिक प्रावधानों की बात करोगे तो आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक सब कुछ आपको मिल जाएगा कि चुनाव इलेक्शन कमीशन क्या है, इसके काम क्या है, कौन वोट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। चुनावों का जो संचालन है वो ध्यान रखना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए 2 हैं, एक 1950 है और एक 1951 है। इनके अंतर्गत सारे चुनावों का संचालन किया जाता है, और यहीं लिखा हुआ है कि कोई दल, राजनीतिक दल कैसे बन सकता है। जनरली 3 पार्टियां आप लोग पढ़ते हैं, नेशनल, स्टेट और लोकल, बिल्कुल क्षेत्रीय पार्टियां। अब नेशनल पार्टी कैसे बनते हैं और स्टेट पार्टी कैसे बनते हैं, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके लिए। देखो भाई, अगर मुझे राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो राष्ट्रीय पार्टी बनने की कुछ शर्तें हैं, और ये शर्तें क्या कहती हैं? देखो, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 या उससे अधिक सीटें, 4 या उससे अधिक राज्यों में 6% वैध वोट मिले, और इसके साथ ही लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतें। इनका कहना बड़ा सिंपल है कि 4 राज्यों में या उससे अधिक में 6% वैलिड वोट, जो वैलिड वोट पड़ेंगे उसका 6%, और साथ में लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतनी चाहिए, तो आप एक नेशनल पार्टी बन सकते हैं। बड़ा टास्क है, हर कोई नहीं कर पा रहा है। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो किसी राजनीतिक दल को लोकसभा की कम से कम 2% सीटें, यानी वर्तमान में 11 सीटें जीतनी चाहिए, और ये सीटें कम से कम 3 राज्यों से होनी चाहिए। मान लो आप पहली वाली शर्त को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी शर्त ये है कि लोकसभा की 2% सीटें जीतनी है,
यानी कि लगभग 11 सीटें, जो कि 3 राज्यों से होनी चाहिए, है ना, कम से कम 3 राज्यों से होनी चाहिए, ऐसा नहीं। क्लियर है। अगला है कि दल को राज्य पार्टी का दर्जा कम से कम 4 राज्यों में प्राप्त हो। आप एक स्टेट पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड हो कम से कम 4 राज्यों में, तो आप बन सकते हैं नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी की संख्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में कितनी दल राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। ये इनके 3 ही पैरामीटर हैं। अगर राज्य पार्टी की बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में उस राज्य में डाले गए कम से कम 6% वैध वोट प्राप्त करें और साथ ही कम से कम 2 सीटें जीतें। मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट जो है, उस एक स्टेट में 6% वोट आपको मिल जाए और 2 सीट आपको मिल जाए, तो आप एक स्टेट पार्टी बन सकते हैं। संबंधित राज्य विधानसभा की कुल सीटों का कम से कम 3% या कम से कम 3 सीटें जीतें। दूसरा शर्त क्या है? मिनिमम 3% और 3 सीट। अगर ये 2 आप कर लेते हैं तो राज्य पार्टी बन जाते हैं, और ये बन जाते हैं तो 3 से अधिक राज्यों में तो नेशनल पार्टी वैसे ही बन जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इलेक्शन रिफॉर्म और पॉलिटिकल पार्टीज से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप इसको हर जगह यूज कर सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, कहीं भी। अब एक छोटा सा सवाल आपसे कोई पूछ सकता है कि सर जो आप मुझसे डिस्कस कर रहे थे, जो आप हमसे डिस्कस कर रहे थे, ये क्या है? देखो भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया, और इस टॉपिक, एक शब्द है यहाँ पर, पंजीकृत लेकिन अप्रतिष्ठित दल, RUPP, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है। ये क्या होते हैं? सीधा आंसर राइटिंग में क्वेश्चन बन सकता है। ये दल चुनाव आयोग में पंजीकृत तो होते हैं लेकिन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, चुनाव में स्वतंत्र प्रतीक, फ्री सिंबल का उपयोग करते हैं, और भारत में ऐसे दलों की संख्या सबसे अधिक है। ये दल क्या होते हैं? ये क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर यह है कि हमारा UPSC IAS सामान्य अध्ययन 2026 का ये लास्ट बैच है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कोड आप लोगों ने लगाना है वो GRS लाइव लगाना है। GRS लाइव आप लगाओगे तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये मिशन सक्सेस सेल हमारी चल रही है। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने के लिए जुड़िए मेरे साथ। ये मेरा टेलीग्राम कॉन्टैक्ट है, आप इसको स्कैन करके मुझसे जुड़ सकते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।